17 मई 1498 ईस्वी को वर्तमान केरल राज्य के कालीकट तट पर समुद्र के रास्ते कुछ नाविकों ने कदम रखा, जिसके बाद मानो भारत देश की तकदीर ही बदल गई और इसकी कहानी कुछ अलग ढंग से ही लिखी जाने लगी। दोस्तों, ये वह दिन था जब यूरोपियन समुद्री नाविक एवं खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भारत का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। सदियों से यहाँ बहुत से साम्राज्य हुए हैं। मौर्य, गुप्त और दिल्ली सल्तनत के आदि राजाओं ने यहाँ पर राज किया है। तो कोई कैसे फिर भारत की खोज 1498 में कर सकता है? तो आपको बता दें कि भारत में सदियों से जितने भी आक्रमणकारी जैसे सिकंदर, मंगोल आदि आते थे, वह भारत को पश्चिमी एशिया से जोड़ने वाले मशहूर रास्ते खैबर दर्रार से होकर आते थे। लेकिन मई 1498 में वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत के केरल राज्य के कालीकट तट तक पहुंचकर एक नया रास्ते की खोज की थी, जिसे ही वास्तव में भारत की खोज माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत अपने कृषि उत्पादों के लिए बहुत ही मशहूर हुआ करता था, खासकर मसालों जैसे काली मिर्च, इलायची, दाल, चीनी आदि के लिए प्रसिद्ध था, जिस कारण भारत के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप तथा अरब के देशों के बीच होड़ लगी रहती थी। लेकिन उस वक्त एशिया के प्रमुख देश भारत, चीन, म्यांमार आदि के साथ व्यापार केवल स्थल मार्ग से होता था, जिसे सिर्फ मुस्लिम शासक या व्यापारी ही उपयोग किया करते थे। मुस्लिम शासक उस मार्ग से यूरोपियों को व्यापार नहीं करने देते थे। लेकिन जब यूरोपीय लोग भारत में आने एवं यहाँ की दौलत के बारे में सुनते थे, तो वह भारत के पहुंचने के लिए और भी उत्सुक हो गए और इसलिए व्यापार मार्ग की समस्या को खत्म करने के लिए कई यूरोपीय देशों ने यूरोप और भारत के मध्य एक समुद्री मार्ग खोजने का प्रयत्न किया, मगर कई सालों बाद भी कोई सफल नहीं हो सका, क्योंकि उस समय समुद्र को लेकर यूरोप में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी। इसलिए कुछ नाविक समुद्र में लंबा सफर नहीं करते थे। लेकिन फिर 1460 के दशक में पुर्तगाल के शहर में जन्मे हुए वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग खोजकर एक नया दौर शुरू कर दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। कैसे शुरू हुआ था भारत को खोजने का सफर? दोस्तों, वास्को डी गामा का जन्म 1460 में पुर्तगाल में हुआ था। पिता ईस्टविन डी गामा भी अच्छे नाविक और समुद्री खोजकर्ता थे। वास्को डी गामा का सारा बचपन पिता के साथ नाविक और यात्रा के माहौल में बीता था। फिर सन 1480 में डी गामा ने पिता के अनुसरण करते हुए पुर्तगाल नौसेना में शामिल हुए और यहीं उन्होंने नौचालन का आधुनिक तरीका और लंबी दूरी की यात्रा करना सीखा। फिर उस समय के पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेगुटोर ने उत्तर और पश्चिम अफ्रीका में कई सफल समुद्री यात्रा तथा खोजों को आर्थिक सहायता एवं संरक्षण प्रदान किया था, जिस वजह से बहुत से नए नए द्वीपों को खोजने की कोशिश करते थे। इसी के चलते 1487 में पुर्तगाल के ही एक प्रसिद्ध खोजकर्ता ब्रटोमो डाइस ने अफ्रीका की यात्रा करके ये पता लगाया कि हिंद महासागर और अटलांटिका महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, जिसके बाद डी गामा, जो यात्रा और खोजबीन में गहरी रुचि रखता था, वह जानता था कि यदि और हिंद और अटलांटिका महासागर अफ्रीका भूमि के अंत में जुड़ते हैं, तो वह अफ्रीका से सुदूर दक्षिण कोने पर मौजूद केप होप गॉड होप के मध्य से भारत पहुंचने के मार्ग खोज सकता है। जिसके बाद जुलाई 1497 को डी गामा ने 4 जहाज और 170 आदमियों के दल के साथ पुर्तगाल से अपनी यात्रा शुरू की और एक जहाज का नेतृत्व अपने छोटे भाई पावलाव को सौंप दिया। और फिर कुछ दिनों बाद उनका जहाजी दल केंद्रीय द्वीप से होते हुए आगे बढ़ा। आपको बता दें, वहां लोग अपने साथ जहाज पर पत्थरों के स्तंभ लेकर गए थे, जिसे वे अपने मार्ग को चिन्हित करने के उपयोग में लेते थे, मुख्य स्थानों पर स्थापित करते थे ताकि वापसी का मार्ग पता चल सके। डी गामा ने गिनी की खाड़ी के तेज धाराओं से बचने के लिए अटलांटिका महासागर में लंबा चक्कर लगाया और फिर केप होप गॉड होप के दौरे के लिए पूर्व की ओर एक मोड़ ले लिया। ये भारत की खोज में उनकी पहली प्रमुख सफलता थी।
फिर 7 नवंबर को उनका दल आज के दक्षिण अफ्रीका में सेंट हेलेना में पहुंचा। उस समय सेंट हेलेना का मौसम भी बहुत खराब था। वहां बहुत तेज हवाएं और लहरें चल रही थी, जिस वजह से डिगामा का दल अगले 22 नवंबर तक आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन फिर भी कुछ दिनों बाद मौसम सही होने पर उन्होंने यात्रा करना शुरू कर दिया था और वह केप ऑफ गुड होप पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने इस जगह का अच्छे से दौरा किया। दोस्तों, आपको बता दें, जब डिगामा केप ऑफ गुड होप के स्थान पर पहुंचा तो उन्होंने महसूस किया कि भारत तक का रास्ता खोजने का सपना हकीकत में हो सकता है। और फिर मार्ग को चिन्हित करने के लिए पहले की भांति वहां पर एक स्तंभ लगा दिया और फिर आगे की यात्रा की तैयारी करने लगा। केप ऑफ गुड होप के आगे की यात्रा उन्होंने 8 दिसंबर को शुरू की थी और किसमिस आने तक वह दक्षिणी अफ्रीका के नेटाल तट तक पहुंच गए। अलग अलग नदियों के भीतर और बाहर से पार करते हुए डिगामा का दल धीरे धीरे मोजम्बिकी और पहुंचना शुरू हुआ और इस बीच वह 1 महीने तक कहीं रुके और जहाजों की मरम्मत का काम किया। फिर 2 मार्च 1898 में डिगामा का दल मोजम्बिक द्वीप पर पहुंच गया। जब डिगामा अपने दल के साथ मोजम्बिक की धरती पर उतरा और वहां के निवासियों को लगा ये पुर्तगाली जहाज भी उन्हीं की तरह मुसलमान है, इसलिए उन लोगों ने उनकी खूब मदद की। डिगामा का मोजम्बिक में रुकना काफी उपयोगी सिद्ध हुआ। वहां उसे समुद्री किनारे बंदरगाह पर सोने चांदी तथा मसालों से भरे 4-5 जहाज दिखाई दिए। उसकी मुलाकात ऐसे स्थानीय लोगों से हुई जो कभी कभी भारतीय समुद्री तटों की यात्रा करते थे। इसी से डिगामा को पूरा विश्वास हो गया कि वह सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहा था। उसे उस दिशा को समझने में भी मदद मिली जिधर उसे आगे बढ़ना था। अब 7 अप्रैल 1498 में उनका दल मुबासा में प्रवेश कर गया तथा यात्रा के एक और महत्वपूर्ण ठहराव मुबासा में ही लंगर डाल दिया और यहाँ उसकी मुलाकात कांजी मालम नामक एक ऐसे गुजराती नाविक से हुई जो भारत के दक्षिणी पश्चिम तट तक जाने का रास्ता जानता था। गुजराती नाविकों में तुए को देखते हुए डिगामा ने मार्गदर्शन के लिए उसे भी अपने दल में ले लिया और अगले 20 दिन तक लगातार हिंद महासागर में चलने के बाद डिगामा को धीरे धीरे भारत के पहाड़ और तट दिखने लगे और 17 मई 1498 को भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित काली तट के बंदरगाह पर जा पहुंचा। काली कट में स्थानीय राजनयिकों द्वारा डिगामा काफी अच्छा स्वागत हुआ। वहाँ ये लगभग अगले 3 महीने तक रहा। भारत के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की। दोस्तों, वास्तव डिगामा के भारत आने और उसकी कालीकट तट में उतरने के बाद भी कई ऐसी घटना हुई जिनके बारे में लोगों में अभी भी सहमति नहीं हुई, लेकिन हमें किसी और वीडियो में उसका भारतीयों पर किए गए अत्याचार के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें हम सिर्फ उसकी यात्रा की बात कर रहे हैं। यही 3 महीने रहने के बाद डिगामा 2 साल की लंबी यात्रा करते हुए 18 सितंबर को पुणे वापस लौट गया। इस दौरान उसने लगभग 38 से 39,000 किमी की यात्राएं की थी और इस लंबी साहस की यात्रा में उसके कुल 170 साथी थे, जिसमें से 116 की यात्रा के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। डिगामा की उपलब्धि से पुर्तगाल के राजा बहुत खुश हुए थे तथा उन्होंने उसे दूसरी बार फिर 1502 में भारत की यात्रा पर भेजा था। इतिहासकारों का मानना है कि जब डिगामा विभिन्न प्रकार के मसाले और रेशमों के साथ अपने देश पुर्तगाल लौटा तो उसने केवल मसालों से ही ये यात्रा में लगे खर्च का 4 गुना कमा लिया था। दोस्तों, फिर 1524 में डिगामा की मृत्यु कालीकट में तब हो गई जब वह अपनी तीसरी यात्रा पर भारत आया हुआ था और कई इतिहासकारों का मानना है कि उसकी मृत्यु का कारण मलेरिया था। दोस्तों, डिगामा ने पूरे यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोज लिया था। तब डिगामा का नाम पूरे यूरोप में बहुत मशहूर हो गया और उसकी साहसी यात्रा के चर्चे पूरे यूरोपीय देशों में होने लगे तथा धीरे धीरे अन्य देशों ने भी खोजे गए उसी रास्ते से अपने अभियान भारत भेजने शुरू कर दिए, जिस वजह से पुर्तगालियों के बाद और भी लोग भारत आने लगे थे। उसके बाद आगे के दशकों में भारत में जो भी हुआ वह हम अच्छे से जानते हैं कि कैसे भारत यूरोपीय देशों की कॉलोनी बन गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।